गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 20 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और आप एकदम रेडी हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करके अपनी जॉब लेने के लिए। तो बस लगे रहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन बहुत टाइम से रुका होगा या कुछ नंबर से वो हर बार रुक जा रहे होंगे और वो काफ़ी डिमोटिवेटेड होंगे, बट ट्रस्ट मी, आप ट्राई करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। जो भी इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब रहती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनती लोगों की जगह है और कोई भी आरा गहरा उसमें जॉब नहीं ले सकता है। तो अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो एक ना एक दिन आपका रिजल्ट ज़रूर आपके सामने दिखेगा, ठीक है। और आपके पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होगा। और आई एम श्योर कि यहाँ पे जो लोग भी हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो जीके टुडे के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो विद दिस मोटिवेशनल कोट चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली विथड्रॉ इट्स जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है। देखिए, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, इसमें क्या चीज़ है कि सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी स्टेट के जुरिस्डिक्शन के प्रोब को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और हाल ही में तमिलनाडु जो है वो 10th स्टेट कंट्री का बन चुका है जिसने इस जनरल कंसेंट को विथड्रॉ कर लिया है फॉर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, फाइन। तो बस याद रखिएगा, हाल ही में तमिलनाडु ने ऐसा किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं और 4-5 यहाँ पे न्यूज़ पुरानी डिस्कस करेंगे हम, जिनको आपको तुरंत याद करके फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। जो इसमें से आपको याद आ रही है अच्छी बात है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको नहीं याद आ रही है, वो न्यूज़ आपको एकदम नई लग रही है, तो भी इसको याद करके आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले, पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया का कौन सा है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया है? तो ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पब्लिक ग्रीवेंसेज ने, किसके साथ मिलके? अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को, ये है अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड बात करेंगे कोचीन फिशरीज हार्बर की, जिसकी नींव हाल ही में रखी गई है एट अ कॉस्ट ऑफ 169 करोड़ रुपीज़। कहाँ पे? तो ऑब्वियसली केरला स्टेट में। और इस हार्बर को ले डाउन करने के लिए 2 मिनिस्ट्रीज ने आपस में कोलैबोरेट किया था। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं ये? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और इन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ, ठीक है। मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्टर हैं हमारे पुरुषोत्तम रुपाला, और पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। इसके अलावा थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे गृह ज्योति स्कीम के बारे में, और गृह ज्योति स्कीम है कर्नाटका स्टेट की। इसके अंडर में क्या होगा, जो भी कर्नाटका के घर हैं वहाँ पे 200 यूनिट्स तक की पावर मुफ्त में प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेट इसके लिए होस्ट रहने वाला है। तो होस्ट इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए है उत्तर प्रदेश, और ये शो कब से कब तक होगा? 21 से लेकर 25 सितंबर तक, राइट। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है उसके लिए होस्ट है उत्तर प्रदेश। तो ये 4 न्यूज़ हो गई जो आपको तुरंत याद करके फिर आगे पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेट्स राजा फेस्टिवल टू वर्शिप द मदर अर्थ? कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश धरती माता की पूजा करने के लिए राजा त्योहार मनाता है? तो मदर अर्थ को वर्शिप किया जाता है राजा फेस्टिवल में, जो कि उड़ीसा स्टेट का फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल को टोटल 3 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जो पहला दिन है उसको पहली राजा के नाम से जाना जाता है। फिर जो सेकेंड डे होता है उसको आप माझी राजा कहते हैं, और थर्ड डे को कहा जाता है बसी राजा, ठीक है। याद रखिएगा, जो पहली राजा है ये बेसिकली लास्ट डे होता है ज्येष्ठ मंथ का, और राजा संक्रांति मतलब माझी राजा जो है ये फर्स्ट डे है मंथ असाधा का, ठीक है। ओवरऑल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो राजा फेस्टिवल है, जो रेनी सीजन की बिगनिंग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राजा फेस्टिवल कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा।
कुछ फेस्टिवल्स यहाँ पे रिवाइज करेंगे हम जो आजकल न्यूज़ में थे। इसमें सबसे पहला नाम है उभौली का। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उभौली फेस्टिवल जो है ये कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, तो याद रखिएगा इसको सेलिब्रेट करती है किरांत कम्युनिटी इन द फुल मून डे ऑफ ल्यूनार मंथ ऑफ वैसाख, और स्पेशली इसको नेपाल कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे बात करेंगे थदिन ग्युत फेस्टिवल के बारे में, और थदिन ग्युत फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है म्यांमार कंट्री में। फाइन। थर्ड फेस्टिवल है यहाँ पे इंडिया का एक बहुत फेमस फेस्टिवल बथुकम्मा, और बथुकम्मा एक फ्लोरल फेस्टिवल है जिसको स्पेशली तेलंगाना स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। फोर्थ यहाँ पे बात करेंगे चेरी ब्लॉसम की, और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है शिलोंग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है काती बिहू, और काती बिहू फेस्टिवल है असम स्टेट का। बिहू से ही आप समझ गए होंगे क्योंकि बिहू एक डांस फॉर्म भी है असम स्टेट का। ठीक है, सिक्स्थ यहाँ पे है उड़ीसा से एक और फेस्टिवल जिसका नाम है जैत्र जत्रा। ठीक है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में ही एक और फेस्टिवल होता है जिसका नाम है नुआखई, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो नुआखई कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो ये कुछ फेस्टिवल हो गए जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो 5 स्टार क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा। विच कंट्री सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको ऑनर किया गया है विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। कहाँ पे? एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। ठीक है, 2023। और सेंट्रल बैंकिंग जो है ये एक तरीका इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है, और इस अवार्ड के थ्रू इन्होंने इनके रोल को रिकॉग्नाइज किया है एज द आरबीआई चीफ, कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इन्फ्लेशन को मैनेज किया। साथ ही जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम था ड्यूरिंग कोविड-19 उस टाइम पे कैसे इन्होंने हैंडल किया, और भी चीज़ें हैं लाइक ग्लोबल टर्मोइल्स पे इन्होंने किस तरह से बैंकिंग सिस्टम को अपग्रेड किया। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा, कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक गवर्नर को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया, तो ये है इंडिया, और इंडिया के प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला अवार्ड है चाइल्ड राइट्स एडवोकेट हैं ललिता नटराजन, और हाल ही में इनको कौन सा एक अवार्ड दिया गया है? इनको हाल ही में कन्फर किया गया है इकबाल मसीह अवार्ड से। फिर सेकंड अवार्ड है यहाँ पे एक इंडियन फिल्म को जो कि मिला है, एक इंडिया की मूवी है जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने हाल ही में WHO अवार्ड जीता है, किस कैटेगरी में? हेल्थ फॉर ऑल की कैटेगरी में। ओके, तो क्योंकि WHO ने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया है इसलिए मूवी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मूवी का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, और इसने जीता है WHO का अवार्ड, किस कैटेगरी में? हेल्थ फॉर ऑल। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सूरीनेम कंट्री का, वो दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को। और फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 57th जननपीठ अवार्ड की। यहाँ पे 57th जननपीठ अवार्ड मिला है दामोदर माउजो को। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है। ठीक है, जननपीठ अवार्ड हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ अवार्ड ऐसे हैं जो हमेशा ही पूछे जाएंगे आपसे, उनमें से एक ये जननपीठ अवार्ड भी है। ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है एसएससी के कि ये वाला जो एडिशन था वो जननपीठ अवार्ड का कौन सा एडिशन था, तो याद रखिएगा ये 57 था। विच कंट्री रिटर्न द रिमेन्स ऑफ इंडिजिनस माओरी एंड मोरियोरी पीपल टू न्यूजीलैंड? किस देश ने स्वदेशी माओरी और मोरियोरी लोगों के अवशेष को न्यूजीलैंड को लौटा दिए हैं? तो रिमेन्स 95 इंडिजिनस न्यूजीलैंडर्स के एज वेल एज आर्टिफैक्ट और कल्चरल ट्रेजर्स के वापस कर दिए गए हैं न्यूजीलैंड कंट्री को फ्रॉम द म्यूजियम्स एंड द यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। ठीक है, और ये जो एंसेस्ट्रल रिमेन्स हैं 95 मौरी और मोरियोरी इंडिविजुअल्स के, इसमें एक माओरी ममीफाइड टैटूड हेड भी मौजूद हैं जिनको कि न्यूजीलैंड के नेशनल म्यूजियम में वेलकम किया गया। ठीक है, तो किस कंट्री ने वापस किया इन कम्युनिटी के लोगों के अवशेष को? आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली है यहाँ पे हक्की पिक्की ट्राइब, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बनी हुई थी पिछले दिनों। किस वजह से? क्योंकि हम जानते हैं कि सूडान में कन्फ्लिक्ट चल रहा था एक, और यहाँ पे हक्की पिक्की ट्राइब के बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था, जिसमें क्या होना था,
जो भी इंडिया के लोग सूडान कंट्री में फंसे थे उनको वहाँ से निकाला गया इस ऑपरेशन के तहत। ओके, और इस दौरान बहुत सारे लोग हकी पिक्की ट्राइब के भी निकाले गए थे। हकी पिक्की इसी वजह से न्यूज़ में था। और याद रखिएगा ये जो ट्राइब है ज़्यादातर वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में पाई जाती है, स्पेशली अगर हम बात करें तो कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑपरेशन पिछले दिनों चर्चे में था जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। और ऑपरेशन करुणा को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था म्यांमार कंट्री को हेल्प करने के लिए, क्योंकि म्यांमार कंट्री में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है साइक्लोन मोका। ओके, फिर सेकेंड ट्राइब यहाँ पे बात करेंगे कोल की। कोल एक ट्राइब है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, और कुछ दिनों पहले ये काफ़ी न्यूज़ में थी। थर्ड है पहाड़ी कम्युनिटी, और पहाड़ी कम्युनिटी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली। और फोर्थ है यहाँ पे वन गुज्जर्स, और वन गुज्जर्स की जो नोमैटिक ट्राइब है ये ज़्यादातर पाई जाती है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द वुमेन 20 समिट इन इंडिया? भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? तो ये जो वुमेन 20 समिट है ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है महाबलीपुरम में नियर चेन्नई। और इस साल का जो ये इवेंट है इसके लिए इन्होंने थीम क्या रखी है? वुमेन लेड डेवलपमेंट। ठीक है, इस समिट में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, एक जन भागीदारी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, 8 सेशंस होंगे, साथ ही एक क्लोज डोर मीटिंग होगी। इसके अलावा इसमें एक एग्जीबिशन भी होगा फ्रॉम ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ तमिलनाडु, जिसको भी सपोर्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट तमिलनाडु ने। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि वुमेन 20 समिट के लिए होस्ट स्टेट कौन सा है, तो ये है तमिलनाडु। यहाँ पे कुछ होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे एक बार। फर्स्ट है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, और इस इवेंट के लिए होस्ट है इंडिया। फाइन, फिर कौन सी कंट्री होस्ट है SB58 कॉन्फ्रेंस के लिए? ये क्या चीज़ है SB58? सब्सिडरी बॉडीज 58 कॉन्फ्रेंस, और इसके लिए होस्ट है जर्मनी। फाइन, अच्छा आपको 2 और इवेंट बताने हैं जिसके लिए जर्मनी होस्ट है, और पिछले लेक्चर में ही हमने ये बात कवर की थी। जिनको याद है वो कमेंट में लिख सकते हैं, और इससे ही पता चलेगा कि आप पूरे सेशन के दौरान कितने एक्टिव रहते हैं। तो सब लोग अलग अलग अपने आंसर लिखिएगा, कोई किसी का कॉपी नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है इसके लिए होस्ट है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल। ठीक है, फिर इसके अलावा जो G20 की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसके लिए वेन्यू था कश्मीर। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट हैज़ बैक द ओवरऑल चैंपियनशिप इन 2023 जनजातीय खेल महोत्सव? किस राज्य ने 2023 जनजातीय खेल महोत्सव में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो जो फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव है ये हाल ही में हुआ है भुवनेश्वर में, जिसमें कि ओडिशा फर्स्ट रैंक पे रहा। और ये जो महोत्सव है ये एक तरह का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ओडिशा गवर्नमेंट और KIIT यूनिवर्सिटी का। इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया 5000 ट्राइबल एथलीट्स ने और 1000 ऑफिशियल्स ने डिफरेंट स्टेट से। तो याद रखिएगा कौन सा स्टेट विनर था इस ओवरऑल चैंपियनशिप में 2023 की जनजातीय खेल महोत्सव के दौरान? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा, और होस्ट भी इसमें ओडिशा ही था। ठीक है, चलिए कुछ रैंक्स एंड इंडिसेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट आई थी उनके हिसाब से इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी डिक्लेयर हुई है? तो इनके मुताबिक मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इंडिया की है मुंबई। ओके, और मुंबई को फिर सेकेंड पोजीशन पे फॉलो किया न्यू दिल्ली ने, और थर्ड पे था इसमें बेंगलुरु। इसके अलावा कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है CSE की रिपोर्ट को ऑन ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस? तो इसको टॉप किया है तेलंगाना ने। और किस लिए तेलंगाना ने टॉप किया है? क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, उसके प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देखा गया। साथ ही जो म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए भी प्रोग्रेस हमें दिखाई दिया, तो तेलंगाना इसमें टॉप पोजीशन पे था। इसके अलावा इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? एक रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई थी जिनके मुताबिक मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इंडिया की है टाटा ग्रुप्स, और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इंडिया की है, याद रखिएगा, ताज। फाइन, नेक्स्ट है इंडिया हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश की पहली कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने हाल ही में फ्लैग ऑफ किया है
गैबॉन कंट्री का पहला एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द AOM ग्रुप, जिसमें कि जो सेंटोरियन यूनिवर्सिटी है वो टेक्निकल एंड नॉलेज पार्टनर रहेगी। और इस प्रोजेक्ट में 30 फार्मर्स और 20 BSc MSc या फिर एग्री BTech MTech इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गजपति डिस्ट्रिक्ट से ट्रेवल कराया जाएगा एक साथ एज एग्री टेक्निकल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो इंडिया ने हाल ही में हरी झंडी दिखाई है गैबॉन कंट्री के पहले एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की है वो हाल ही में फ्लैग ऑफ कर दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? असम स्टेट में, ठीक है। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा न्यू जलपाईगुड़ी से, फाइन। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हाल ही में लॉन्च किया था 75 रुपीज़ का एक कॉइन टू कमेमोरेट द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। हम सब जानते हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हो चुकी है और उसके लिए सेंटर ने 75 रुपीज़ का एक कॉइन लॉन्च किया था इस डे को स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है। और क्यों 75 रुपीज़ का एक कॉइन? टू कमेमोरेट इंडियाज 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, फाइन। इसके अलावा एक जनगणना भवन भी है जिसको कि इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में, और ये ऑफिस रहेगा रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का, फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना भवन को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवैम्प्ड वेबसाइट ऑफ PPP इन इंडिया इज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? PPP इन इंडिया की संशोधित वेबसाइट किस संस्था द्वारा शुरू करी गई है? तो आंसर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इन्होंने लॉन्च किया है इस रिवैम्प्ड वेबसाइट को PPP इंडिया की, और ये एक तरह की वेबसाइट है जो कि डेडिकेटेड रहेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट और फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया के अंदर। साथ ही ये जो गैप है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का उसके बीच में एक ब्रिज का काम करेगी, और ये गवर्नमेंट एंटिटीज़, प्राइवेट कंपनीज, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो PPP इन इंडिया की जो वेबसाइट है इसको लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट में। वेयर इज द 2025 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एनुअल कॉन्फ्रेंस प्रपोज टू बी हेल्ड? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित करने का प्रस्ताव है? तो 2025 का जो ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है ये होगा इंडिया में, इसकी कोची में, और इस इवेंट को अटेंड करेंगे 30 मेंबर कंट्रीज, 18 नेशनल सेक्शंस और 50 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये फेडरेशन है मेंबर स्टेट्स का, नेशनल सेक्शंस का और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, फाइन। नेक्स्ट है, CP ग्राम्स प्लेटफॉर्म फंक्शंस अंडर विच डिपार्टमेंट? ये प्लेटफॉर्म किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि काम करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये सिटीजन्स के लिए अवेलेबल रहता है 24/7, जहाँ पे सिटीजन्स जाके अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि 13th मंथली रिपोर्ट इस सिस्टम की फॉर द मंथ ऑफ मई हाल ही में जारी की गई है बाय दिस डिपार्टमेंट, और इस रिपोर्ट में इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन दिया है डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज का पब्लिक ग्रीवेंसेस की, साथ ही किस तरह से वो प्रॉब्लम्स एड्रेस हुई हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा ये जो प्लेटफॉर्म है ये वर्क करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और इसका फुल फॉर्म आपको क्या बताया? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलेंगे हमारी क्विज पे, जिसमें ये 5 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आपको सारे क्वेश्चंस पहले कभी ना कभी पढ़ाए जा चुके हैं, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब मेंशन कर सकते हैं, जो नहीं आते कोई बात नहीं, विथ टाइम आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है
तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.